और अयोध्या में एक बड़ा टेररिस्ट अटैक। कंट्रोल रूम से कॉल आती है मेरे पास कि इस प्रकार की एक ब्लास्ट की आवाज़ हुई है। 40-45 मिनट तक लगातार गोलियों की आवाज़ आती रही। हम लोगों ने भी लगातार फायरिंग की। सर, महाकुंभ की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आपको सौंपी गई थी। सबके मार्गदर्शन से, सबके संयुक्त एफर्ट से ये महाकुंभ सफल संपन्न हुआ। सर, क्या आप कभी ट्रैफिक में फंसे और किसी को दिखाना पड़ा हो कि आप आईपीएस हैं? आइडेंटिफाई योरसेल्फ एंड बिलीव इन योरसेल्फ। और नोएडा जैसे शहर में और बाकी जगहों में क्या डिफरेंसेस है क्राइम में? तो पुलिस के लिए दोनों तरह के घटनाएं, चाहे बॉडी ऑफेंसेस हों, चाहे प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हों या साइबर क्राइम हो, सभी चैलेंज है। जनता के और पुलिस के बीच में एक मतलब हिचकिचाहट है। एक पुलिस का काम ऐसा है कि उसके ड्यूटी आवर्स ज़्यादा हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। इस प्रकार के फेस्टिवल्स में हम अपने घर पे नहीं जा पाते। और आप अपनी मैरिज एनिवर्सरी की तारीख भूल गए और फिर शाम में आप घर पहुंचे। पेनल्टी देनी पड़ती है आपको। नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। आज मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान आईपीएस राजीव नारायण मिश्रा यहां पर जुड़ रहे हैं। उनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे। जब पुलिस का जिक्र होता है, जब एक आईपीएस का जिक्र होता है, तो बहुत सारे जहन में सवाल आते हैं। यूपीएससी कठिन ट्रेनिंग भी आती है, ट्रेनिंग के बाद में खाकी पहनते हैं, फिर रुतबा भी होता है, भाई एक आईपीएस है। लेकिन एक व्यक्ति जब आईपीएस बनता है, उसके जीवन में किस किस तरह के बदलाव होते हैं, वो कौन सी बातें हैं जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत काम की हो सकती हैं। आज उन सारे सवालों के जवाब हम आईपीएस राजीव नारायण मिश्रा का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने नवभारत टाइम पॉडकास्ट में। सर, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सवाल यही कि शुरुआत करते हैं सर। एक व्यक्ति जब पहली बार यूपीएससी की तैयारी करने की सोचता है कि अब मुझे ये सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम को क्लियर करना है, वो माइंडसेट सर क्या होता है? कौन सा ध्येय लेकर एक आप यूपीएससी की तैयारी में जुटे थे और फिर आपने सफलता पाई? देखिए, जब हर स्टूडेंट अपना जब करियर डिसाइड करता है तो वो ये ज़रूर सोचता है कि उसको आगे क्या करना है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। लेकिन हमको एक बार इसमें मैं ये अवश्य कहना चाहता हूँ कि अब आपकी जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उसको आप अवश्य ध्यान देना होता है। और हर स्टूडेंट के लिए होता है कि जब मैं अपनी बात अगर अपने से शुरू करूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा कि मैंने जब ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन और करने के बाद जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तब मैंने प्रतियोगी परीक्षाओं में जाने का सोचा। तो ये अब ये है कि अब थोड़ा सा लोग अर्ली स्टेज में इसको सोचने लगते हैं, उनके पेरेंट्स सोचने लगते हैं। तो यहाँ पर ये डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो बच्चे से वो एक्सपेक्ट करें जो कि उनका बच्चा जिसके लिए कॉम्पिटेंट हो। और खुद के लिए भी जब हम खुद जब हम में समझ विकसित हो जाती है, हम सोचने लगते हैं कि हमको अपने जीवन में क्या करना है, तो हमको भी उस वक्त सोचना होता है कि हम यूपीएससी का सोच रहे हैं, स्टेट सर्विसेज का सोच रहे हैं, इंजीनियरिंग के लिए सोच रहे हैं। जो भी आपका जीवन का उद्देश्य जब आप सोच रहे हैं तो उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो निर्णय आपका बहुत सुलझा हुआ, बहुत सोच विचार के होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार जो ऐसा मैंने कहा कि सोचते कुछ है, होता कुछ है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये टफेस्ट कंपटीशन है। और एक बार आप इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपके कई साल लगते चले जाते हैं, लाखों के संख्या में लोग पार्टिसिपेट करते हैं और जो रिज़ल्ट का परसेंटेज है वो बहुत लिमिटेड होता है। 700-800 लोग यूपीएससी के डिफरेंट अलग अलग जो सर्विसेज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, रेवेन्यू, रेलवेज, उसमें जाते हैं। तो वो फिर साइकिल आपका दोबारा शुरू होता है कि आपने इंटरव्यू दिया, फिर प्रीलिम्स में आए, फिर मेंस में गए, फिर इस तरह से वो साइकिल चलता है। तो उसमें कभी कभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि एक बार में सफलता मिल जाती है, बहुत बार ऐसे भी पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको कि 4 साल 5 साल लग जाता है। तो जब 4 साल और 5 साल के बाद सफलता नहीं मिलती है तब जो है प्रश्न खड़ा होता है कि वो क्या करे। उसके लिए बड़ा एक चैलेंज हो जाता है कि उसका वो जो पीक टाइम होता है उसके करियर का, यंग एज वो निकल चुकी होती है। डिप्रेशन की फीलिंग्स आने लगती हैं, एक सुसाइडल लोग बहुत बार सोचने लगते हैं और उस डिप्रेशन में उनकी हेल्थ जो है, हेल्थ के इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। तो वो चीज़ बहुत सेंसिटिव है कि पेरेंट्स के लिए भी और एज ए एस्पिरेंट, एज ए कैंडिडेट भी हमको सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या अब इसी वक्त इसी के साथ मैं ये और जोड़ देता हूँ कि जैसे स्वामी विवेकानंद जी को मैं हमेशा जो भी फोरम मुझे मिलता है मैं कोट करता हूँ
कि आपको आइडेंटिफाई योरसेल्फ एंड बिलीव इन योरसेल्फ। आप पहले अपनी कॉम्पिटेंस अपने पे आप अपने को पहचानिए। तो अपने को पहचानने में बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ ये भी है कि आप अपनी कॉम्पिटेंस को पहचानिए, और अपने आप में जब एक बार आपने पहचाना कि हमको मान लिया कि यूपीएससी के लिए जाना है, हमारे में कॉम्पिटेंस है, हमारे में परसिस्टेंसी है, हम लगातार पढ़ सकते हैं। मैं लगातार 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने का हिम्मत रखता हूँ, लगातार पढ़ता हूँ, रीडिंग मेरी हैबिट्स है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब आप अपने को कॉम्पिटेंट पाते हैं, अपने में आप में आत्मबल होता है, तब आप जो है फिर उसके बाद फिर आप फिर बिलीव इन योरसेल्फ कि मैं फिर विश्वास के साथ कि नहीं मैं लगा हूँ और मैं अपने जो ऑब्जेक्टिव मैंने डिसाइड किया है मैं उसको 100% अचीव करूँगा। तो जब आप इन दोनों चीज़ों के साथ जब चलते हैं तो निश्चित तौर पे सफलता मिलती है। राजीव सर, आपको कब लगा जब आपने हाई स्कूल किया, फिर इंटर, फिर ग्रेजुएशन? देखिए, मैंने बहुत लेट, मैंने जैसे कहा कि ग्रेजुएशन के बाद मैंने सोचा कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाना है, और उसके बाद फिर मैंने लेक्चरशिप ज्वाइन कर ली थी। फॉर्चुनेटली मैंने जो है कानपुर के मल्टीपल डिग्री कॉलेजेस में इंटरव्यू दिया और फाइनली एक में मुझे एड हॉक बेसिस पे पीपीएन डिग्री कॉलेज में अपॉर्चुनिटी मिली। तो मैंने बीकॉम और एमकॉम वालों को पढ़ाया। तो उसी बीच में मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद एमकॉम से पहले उसी के बीच में मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी, और मुझे उसका फ़ायदा ये मिला कि जब लेक्चरशिप करने लगा तो ऑनेस्टली स्पीकिंग कि 45 मिनट का जो पीरियड होता था उसमें 45 मिनट में स्टाफ रूम से कॉलेज तक आना जाना, अटेंडेंस ये मिला के 35 मिनट्स की एक्चुअल डिलीवरी होती थी, जो लेक्चर जिसको हम कहते हैं। तो उस 35 मिनट के लेक्चर के लिए मुझे जो है वो लगभग मान के चलिए कि 6 घंटे स्टडी करना पड़ता था, तब मैं उस लेक्चर को प्रिपेयर करके क्लास में डिलीवर करने की सिचुएशन में होता था। उसका एक कारण ये भी था कि मैंने एमकॉम करके निकला था और जो सामने स्टूडेंट्स थे वो भी ऑलमोस्ट बहुत एज का डिफरेंस नहीं था। तो आप में जब तक अगर आपको सब्जेक्ट की अपनी कमांड नहीं है तब तक आप जो है वो ग्रेजुएट क्लासेस में डिग्री कॉलेजेस में आप पढ़ा नहीं पाएंगे। बच्चे ही आपको हुट कर देंगे, आपका मजाक उड़ा देंगे, ऐसे प्रश्न रख देंगे कि आप निरुत्तर हो जाए। निरंतर कुछ। तो इसलिए वो एक्सरसाइज मैं करके जाता था, और फॉर्चुनेटली इनिशियली मैंने बीकॉम पार्ट 1 को पढ़ाया और 1 महीने की इस लेक्चरशिप के बाद मैंने फिर बीकॉम पार्ट 3 के स्टूडेंट्स को पढ़ाया। सर, आपका बचपना कैसा रहा? दूसरी चीज़ फिर आ जाता है कि इस जब ये आप यूपीएससी की जर्नी में कूदे तो परिवार का कैसा सहयोग था? सबसे ज़्यादा मोटिवेशन आपको किससे मिली? देखिए, जो इनिशियल मेरी स्कूलिंग थी, चूँकि मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे, गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ ये रहता है कि वो ट्रांसफरेबल जॉब ट्रांसफ़र, होता हाँ। है, और मल्टीपल ट्रांसफ़र्स हुए। मेरी स्कूलिंग अलग अलग उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में हुई। उसके बाद फिर फादर का जब रिटायरमेंट हुआ उसके बाद हम लोग कानपुर में सेटल हो गए। उसके बाद थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई, और इनिशियल स्कूलिंग में जो है वो मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी, और 8th तक मतलब एक मीडियोकर स्टूडेंट के रूप में था। मैथमेटिक्स कमज़ोर रही। उसके बाद जो है वो 9th-10th के बाद कुछ जो है वो सद्बुद्धि प्राप्त हुई, और उसके बाद फिर लगातार हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीकॉम, एमकॉम सब में थ्रू आउट फर्स्ट क्लास के मार्क्स मुझे आते रहे। और जहाँ तक अगर आप रोल का भी साथ में आपने प्रश्न जोड़ा है, तो मेरी मदर जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट थी, हिंदी से उन्होंने AA किया था, साहित्य रत्न की उपाधि प्राप्त थी उनको। फादर भी हमारे गवर्नमेंट सर्विस में थे। तो मदर और फादर दोनों ने काफ़ी समय दिया हम लोगों की पढ़ाई में, हमसे और हमारे जो 2 ब्रदर्स हैं उनको भी पढ़ाई में, और सभी ने प्रॉपर वो इंग्लिश पेपर के एडिटोरियल्स को पढ़ के हम लोग को बता देना, तो हमारा टाइम बचता था। वो उन्होंने पूरा हमको सबको सपोर्ट मिला, और फिर मेरा मध्य प्रदेश की स्टेट सर्विसेज में हुआ, और यूपी की फिर स्टेट सर्विसेज में हुआ, फिर इंडक्शन होने के बाद पुलिस सर्विसेज में मैं आया। सर, आप उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जगहों में आपने पुलिस के कार्य संभाले हैं। अब आप गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा में लॉ एंड ऑर्डर, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का हम लोग शब्द सुनते हैं तो एक पूरे समाज को एक सबसे बड़ी एक बात है सुरक्षा देना है। और नोएडा जैसे शहर में और बाकी जगहों में क्या डिफरेंसेस है क्राइम में, क्या डिफरेंसेस है एक और पुलिस ऑफिसर्स के लिए क्या चैलेंजिंग है? देखिए, पुलिस की सर्विसेज जो है वो सभी के लिए चैलेंज रहती है, लेकिन कुछ जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, बड़े शहर हैं, वहाँ पर जो क्राइम का पैटर्न है, और जो जहाँ पर थोड़ा सा कस्बे हैं या रूरल बैकग्राउंड है, ऐसे ऐसे शहर हैं जहाँ पर सिटी का एरिया छोटा है, रूरल का एरिया ज़्यादा है,
तो थोड़ा सा पुलिसिंग में अंतर आ जाता है। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पर जो क्राइम का पैटर्न है वो आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफेंसेस ज़्यादा होते हैं। प्रॉपर्टी ऑफेंसेस का मतलब हो गया कि थेफ्ट के केसेस हो गए, ऑटो थेफ्ट के केसेस हो गए। इस तरह के केसेस जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ज़्यादा होते हैं। साइबर फ्रॉड्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। रूरल पुलिसिंग में थोड़े से उसका नेचर बॉडी ऑफेंसेस ज़्यादा होते हैं कि थोड़ा सा अगर कहीं कोई वाद विवाद हुआ, ज़मीन के झगड़े हुए तो मारपीट की घटनाएं, बॉडी से रिलेटेड ऑफेंसेस होते हैं। तो पुलिस के लिए दोनों तरह के घटनाएं, चाहे बॉडी ऑफेंसेस हों, चाहे प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हों या साइबर क्राइम हो, सभी चैलेंज है। और ख़ासकर माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत हम लोगों को जो है प्रोटेक्शन भी है, सख्त निर्देश भी हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई कहीं प्रतिकूल स्थिति नहीं होना चाहिए। तो जो गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट है, यहाँ पर लगभग 7,000 के आसपास पुलिस पर्सनल है, बड़ी संख्या में लगातार जो है वो सक्रिय रहते हैं। जो हमारे पुलिस स्टेशन हैं, 27 पुलिस स्टेशन हैं, महिला थाने हैं, वो क्रियाशील रहते हैं, चौकियाँ क्रियाशील रहती हैं। जो 112 के व्हीकल्स हैं, पीआरवी वैन्स हैं, वो लगातार सारी चीज़ों पर नज़र रखती हैं। रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा है। न्यूनतम समय में 112 की कॉल पे वो प्रतिक्रिया करके विक्टिम तक पहुंचते हैं। उनको जो भी उनको बेस्ट पॉसिबल विद इन द लॉ जो जो जुरिडिक्शन है उसमें वो रिलीफ प्रदान करने की कोशिश करते हैं। और इमीडिएटली अटेंड हो जाने से विक्टिम को राहत मिल जाती है कि उसकी बात तुरंत सुन ली गई। मौके पर बहुत बार होता है कि उसको ज़रूरत है, वो एसओएस में है, कोई क्राइसिस में है, तो वो रिलीफ महसूस करता है। तो चाहे सिटी में हो या रूरल के जो हमारे कुछ जुरिडिक्शन और कुछ थाना क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें कि ग्रामीण आबादी है, वहाँ भी रिस्पांस टाइम जो है पीआरवी व्हीकल्स का बहुत अच्छा है और मिनिमम रिस्पांस टाइम में वो पहुँचकर कानून की दायरे में रहकर पीड़ित की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। सर आज भी एक जैसे भी इंडियन आर्मी है वो अपनी देश की सरहदों की रक्षा करते हैं बाहरी दुश्मनों से, आप लोग पुलिस में जो खाकी का काम है कि देश के अंदर कोई भी अव्यवस्था ना फैलाने पाए, कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे कानून व्यवस्था बिगड़े। लेकिन सर आज भी हमने देखा है कि जनता के और पुलिस के बीच में एक दीवार, मतलब हिचकिचाहट है एक पुलिस के पास पहुंचने में। हालांकि पुलिसिंग को बहुत इजी करने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन फिर भी आज भी जब लोग पुलिस का जिक्र आता है तो वो छवि और वो कहीं ना कहीं आपने भी कभी महसूस किया इस बात को कि नहीं अभी भी वो हम लोग फ्रेंडशिप रिलेशन मेंटेन नहीं हुआ है। मैं आपके मत से थोड़ा भिन्न मत रखता हूँ। देखिए, जो आपने बात कही वो ब्रिटिश लिगेसी के साथ साथ बात इनिशियल जब पुलिस ब्रिटिश एम्पायर और उसमें एसपी जो है वो ब्रिटिश होता था, आरआई ब्रिटिश होता था, तो वो एक समय था कि जब वो ब्रिटिश लिगेसी के कारण जो है ये जो गैप की बात थी ये एक बीता हुआ समय हो गया। अब समय में बहुत परिवर्तन आया है। जितने भी पुलिस पर्सनल्स हैं सब लिटरेट हैं, सब पढ़े लिखे पुलिसकर्मी का लगातार रिक्रूटमेंट हो रहा है। प्रॉपर अच्छा कंपटीशन फेस करके वो आ रहे हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है। जो पहले और अभी में जो अंतर की बात है कि जब आदमी कोई समस्या से ग्रसित होता था या उसकी कोई शिकायत होती थी वो थाने पर जाता था। अब जो है वो माने जो पीड़ित था वो पुलिस के पास जाता था, अब पुलिस पीड़ित के पास आती है। जैसे मैंने अभी 112 का आपको एग्जांपल दिया। और अब हम लोग मित्र पुलिस के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। बराबर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश रहते हैं कि आपका आमजन से संवाद हो, चाहे फुट पेट्रोलिंग के माध्यम से हो, चाहे शांति समिति के माध्यम से हो, चाहे जो एओएक्स के माध्यम से हो, आरडब्ल्यूएस के माध्यम से हो। लगातार हम लोगों का संवाद जो है आमजन से बना रहता है। और मतलब ग्रीवांस रिड्रेसल के जो बहुत सारे जो हम लोगों के सिस्टम है उसमें आप का जो है बिना कांटेक्ट में आए, पुलिस पर्सनल के कांटेक्ट में आए, आप आईजीआरएस के माध्यम से कंप्लेंट देते हैं, वहीं आपको सामने उसके इंक्वायरी रिपोर्ट्स आ जाती है। ट्रैफिक पुलिस का जो है वो भी कांटेक्टलेस है कि साहब आपका फ़ोटो से चालान हुआ, फ़ोटो से आपके पास एक एविडेंस के साथ कागज़ आया, आपने देखा कि हमारी भाई मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, मेरी गाड़ी का नंबर प्लेट ठीक नहीं है, आपने ऑनलाइन जुर्मा फाइन कर दिया। तो इस तरह से वो इंटरफेस भी अगर जब आप सामने ही नहीं आ रहे हैं तो कोई मिसबिहेव का, कोई गैप का कोई इशू नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ भी है। और बाकी जो है कम्युनिटी पुलिसिंग हम लोग करते हैं। बहुत सारे हमारे डिजिटल वॉलंटियर्स हैं जुड़े हुए हैं, बहुत सारे सहयोगी हैं, एसपीओ के रूप में रहते हैं। तो मित्र पुलिस के कंसेप्ट के साथ जब हम काम कर रहे हैं तो जो वो पुरानी लेगेसी थी वो अब पीछे की बात रह गई है। अब हम आमजन से जुड़े हुए हैं। जो व्यक्ति जो पीड़ित है वो लगातार वो थाना हो, चाहे एसीपीज़ के ऑफिस हो, डीसीपीज़ के ऑफिस हो,
सीपी मैम का ऑफिस हो, हमारे ऑफिस में लगातार बहुत सारे लोग लगातार अपनी ग्रीवांसेस को लेके आते हैं और हम लोग जो है बरकस कानून के दायरे में रह के उनको रिड्रेस करते हैं और प्रयास ये रहता है कि पीड़ित की हम लोग सुनवाई करें और उनको जेन्युइन मदद हम लोग करें। सर एक जैसे कोई बड़े ऑपरेशंस होते हैं, कोई आपको इनपुट है, आप बड़े ऑपरेशन में जा रहे हैं, आप एक टीम बनाते हैं, एक टीम में इतने लोग मोटिवेट कैसे करते हैं? क्योंकि सामने कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, वो ऑपरेशन किसी को पता नहीं हो, आप लोग लीक नहीं करते, कभी नहीं आता, लेकिन आप उन जो आपने अपनी टीम बनाई है, उस पे मोटिवेशन कैसे आप वो डालते हैं? देखिए बेसिकली जो भी इस तरह के ऑपरेशंस हैं, चाहे हार्डकोर क्रिमिनल्स हों, चाहे माफिया हों, या अगर हम उनके खिलाफ जब भी कोई ऑपरेशंस करते हैं तो एक टीम के रूप में ही काम करते हैं और टीम का हर मेंबर जो है वो बराबर के रूप में होता है। उसमें कोई रिस्पेक्टिव ऑफ रैंक कि कोई कांस्टेबल है, कोई हेड कांस्टेबल है, कोई डिप्टी एसपी रैंक पे हैं, कोई एसपी रैंक पे हैं, वो सब टीम के रूप में जाते हैं, टीम के रूप में गाड़ी में बैठते हैं, टीम के रूप में खाना खाते हैं, टीम के रूप में इंटरेक्शन करते हैं, संवाद बराबर रहता है। वो व्यक्ति भी, कोई भी ये नहीं है कि साहब अगर ये हमारे सीनियर हैं तो यही बात कह रहे हैं ये सही है, कोई इसमें इस प्रकार का कोई इंटरेक्शन में कोई हियरार्की का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता अच्छा, है। मतलब आप जैसे सीनियर हैं, अब आप जा रहे हैं, आप लीड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हम मतलब कोई भी ओपिनियन उधर पे ओपिनियन ले सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग को मालूम है कि हमारा जो ये पुलिस अफसर है, भले कांस्टेबल रैंक का हो या हेड कांस्टेबल रैंक का हो, हमें मालूम है कि ऑपरेशन में बहुत अच्छा है, हम उसी से पहले सलाह लेते हैं कि भाई आप बताइए मिस्टर एक्स, आप जो है आपकी क्या सलाह है, आप इसमें अगर ये करना है तो क्या करना है, गाड़ी में आगे कौन बैठेगा, पीछे कौन बैठेगा, अगर हमको इंटरसेप्ट करना है तो कौन लिफ्ट करेगा। माने माइक्रो लेवल पे भी हम लोग आपस में जब डिस्कशन करके इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रैंक सबसे सलाह लेके करते हैं, तभी ऑपरेशन सफल भी होते हैं। उसमें जब तभी टीम के रूप में एक मेंबर के फैमिली की तरह से जुड़ के, एक परिवार के रूप में जुड़ के, एक टीम के रूप में जुड़ के करते हैं, तब हम किसी भी मिशन को जो उसको हम कैरी कर रहे हैं तभी सफल भी हो पाता है। सर अब टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ होती जा रही है, हर दिन कुछ नई तकनीकी विकास हो रहा है। आपने वो दौर भी देखा जब पुलिसिंग वैसे होती थी, इन्फॉर्मेशन की कमी होती थी, लेकिन आज भर भर की इन्फॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी है, जो क्राइम है वो स्मार्ट हो गया है। उससे स्मार्ट क्राइम से लड़ने के लिए हमारी पुलिस कितनी स्मार्ट हो रही है और हम लोग स्मार्ट होने के लिए, और जो ऐसे भर्तियां हैं पुलिस में जो पहले हुई हैं, उन्होंने अभी हाल में टेक्नोलॉजी नहीं उतनी अडॉप्ट की, उसको लेकर हम लोग क्या कुछ प्लान करते हैं, क्या कुछ ट्रेनिंग्स करते हैं? देखिए जैसे जैसे पुलिसिंग और जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ का एडवांसमेंट हुआ है, तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमारे पुलिस में भी आ रही है, पुलिसिंग में भी आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और डीजीपी साहब दोनों के बहुत निर्देश हैं कि हम जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका पुलिसिंग में इस्तेमाल करें। अब आप देख रहे हैं कि जैसे भी हमारा जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है या शहर की सिक्योरिटी के सिस्टम्स हैं, उनमें हम लोग सीसीटीवी के माध्यम से राउंड द क्लॉक 24/7 इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर ऑपरेटिव रहता है, जो पूरे शहर पर, पूरे डिस्ट्रिक्ट पर नज़र रखता है और 24/7 उसकी लाइव मॉनिटरिंग होती है। वहाँ से कोई इनपुट मिलता है तो इमीडिएटली जो पीआरवी के माध्यम से, चाहे पीसीआर के माध्यम से, लोकल चौकी थाने के माध्यम से, इमीडिएटली उस पर कुछ भी अगर हमको ऑड दिखता है, कुछ भी आपत्तिजनक दिखता है, तो हम रिएक्ट करते हैं और उस पर काबू पाते हैं। साथ ही साथ अब टेक्नोलॉजीज़ की में आप जैसे जो हमारा फोर्स है, जो बहुत सारा ऐसा है कि रिक्रूटमेंट पहले का है। अभी डीजीपी साहब ने साइबर में बहुत विशेष एक अभियान हम लोगों को सभी को साइबर की ट्रेनिंग देने के लिए चैलेंज, उसको साइबर जो क्राइम्स हैं इसको चैलेंज के रूप में लेने के लिए बहुत सारी गाइडलाइंस दी हैं। उसी के क्रम में अभी हम लोगों ने इमीडिएटली साइट ट्रेन जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए ट्रेनिंग के कोर्सेज़ हैं वो शेड्यूल किए हुए हैं। आज भी हम लोगों ने एक कोर्स इनिशियल फर्स्ट बैच शुरू किया जिसमें मोर देन 125 पुलिस पर्सनल्स द्वारा पार्टिसिपेट किया जा रहा है और उसको ट्रेनिंग वो लोग ले रहे हैं। उसी में से जो लेवल 1 की ट्रेनिंग ले चुकेंगे उनको हम लेवल 2 पे, लेवल 3 पे ले जाएंगे। उनके इंटरेस्ट के हिसाब से हम उनको साइबर थानों में, साइबर सेल्स पे, उन पे हम उनको डिप्यूट करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इनपुट जो है बहुत सारी मॉडर्नाइजेशन स्कीम्स में जोड़ा जा रहा है। बहुत सारे पोर्टल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, उनके बारे में हम अपने फोर्सेस को अवेयर कर रहे हैं, जिससे कि एक क्लिक पर आप किसी का भी डेटा आप प्राप्त कर सकें। तो जो टेक्नोलॉजी है वो उसके हम लोगों ने मॉडर्न पुलिसिंग के साथ प्रेडिक्टिव पुलिसिंग क्या है कि कहाँ पर हमारे जो कोऑर्डिनेट्स के आधार पे कोई सीन ऑफ क्राइम क्या है,
डिजिटल एविडेंसेस क्या हैं, उनको हम साइंटिफिक तरीके से प्रोक्योर करें, उनको हम आगे जब ले जाएं तो कोर्ट में कन्विक्शन हो। तो वो सारी चीज़ों को इंटीग्रेटेड रूप में टेक्नोलॉजी को समाहित करते हुए पुलिसिंग का जो फेज़ चल रहा है उसमें सब चीज़ें जोड़कर देखी जा रही हैं और जोड़कर व्यवहार में लाई जा रही हैं। सर, एसटीएफ के कार्यकाल में आपने कई बड़े केस को हैंडल किया है, उनको सॉल्व किया है। कोई एक केस जो आपको कभी आप उसको मिस नहीं किए, चैलेंजिंग के रूप में लिया और आप कभी उसको भूल नहीं पाते, ऐसा कोई मामला? देखिए एसटीएफ के दौरान मेरी एसटीएफ में 2 बार नियुक्ति रही। एक बार वेस्टर्न यूपी में मैंने वेस्टर्न यूपी का काम देखा था। एक बार एसएसपी एसटीएफ के रूप में भी मैंने लखनऊ में रहकर पूरे प्रदेश में इसको जो ऑर्गेनाइज़ क्राइम है इस जी। पर काम किया था। और इस तरह के बहुत सारे, अब एक तो क्या, बहुत सारे ऐसे एसटीएफ ऐसा प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है उत्तर प्रदेश पुलिस का कि जो हमेशा अपने इंसेप्शन से लगातार बड़े-बड़े काम करता रहा है। और जब एक किसी घटना की अगर आप बात करते हैं तो हाँ, मुझे जी। नोएडा का ही एक ध्यान आता है। मैं क्रिमिनल, हार्डकोर क्रिमिनल था जो कि यूपी पुलिस से वांटेड था, दिल्ली पुलिस से वांटेड था और हरियाणा पुलिस से भी वांटेड था। और नाम नहीं लूँगा क्योंकि किसी क्रिमिनल का कोई महिमा मंडन का कोई औचित्य नहीं जी। है। लेकिन वो दुर्दांत अपराधी था और उसका एक खासियत ये थी कि वो दोनों अपने हाथों से बस्ट फायर्स करता था ऑटोमेटिक वेपन्स के। तो यहीं पर सेक्टर 50 में हम लोगों ने हार्ड चेज़ में हरियाणा पुलिस के साथ लाइव इनकाउंटर उसका हुआ था। सीसीटीवी कैमरों में भी रिकॉर्ड हुआ और वो मारा गया। उसके बाद उसका काम जो है लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री थी, रैंसम कॉल्स करना, एक्सटॉर्शन करना, इस तरह के अपराधों में संलिप्त था। तो एक उदाहरण के लिए आपने पूछा तो मैंने उसको शेयर किया आपसे। तो जी। सर, क्या मतलब आपने उसको जैसे पकड़ा होगा या फिर जो पूरा ऑपरेशन रहा होगा, बहुत रिस्की, क्योंकि उसके साथ में और भी लोग, क्योंकि पुलिस उस समय अटैक को पता नहीं है सामने वाला किस पोजीशन में है, क्या है, तो उसके लिए किस तरह से एक साइकोलॉजिकल वॉर जो है उसकी बात सुनना चाह रहा था। देखिए वो जो अपराधी था उसके लिए इनफैक्ट हम लोग 3 साल से काम कर रहे थे। 3 साल से उसके लगातार उसको परसू करने के बाद, फॉलो करने के बाद और वो लाइव इनपुट आया और इनपुट पर हम लोग ने इमीडिएटली रिएक्ट किया। हॉट चेज़ हुई, आगे में गाड़ी में बदमाश था, पीछे हम लोग थे। फिर उसको ओवर पावर करके, ओवरराइड करके, उसकी गाड़ी को हिट करके वो इनकाउंटर हुआ और इस मौके पर ही वो मारा गया। तो निश्चित तौर पे ऐसे में थोड़ा-सा सबके लिए एक चूँकि हम लोग के लिए वो लग रहा था कि अब ये हाँ। सामने आ गया है और इस बार निकला तो फिर हम लोगों को नए समय से फिर उतनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्या परिणाम होंगे। तो वो मौका हम लोग किसी भी दशा में छोड़ना नहीं चाहते थे एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड और सारी टीम की एक जॉइंट एफर्ट्स का अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आया कि वो मौके पर मारा गया। सर, एक जब वर्दी पड़ जाती है शरीर पे तो एक जिम्मेदारी, एक्स्ट्रा जिम्मेदारी होती है, लेकिन उससे पहले एक भाई, एक दोस्त, एक पिता, सारे रिश्तों को आप निभाते हैं। इस वर्दी के पीछे का जीवन कैसा है? एक दोस्त के लिए, एक पिता के लिए, एक भाई, इतने सारे, एक बेटा, उन सारे रिश्तों को कैसे आप इस सर्विस से अलग करके फिर वो जीवन जी पाते हैं? देखिए ये हर पुलिसकर्मी के लिए ये कठिन होता है क्योंकि पुलिस का काम ऐसा है कि उसके ड्यूटी आवर्स ज़्यादा हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो सकता है उसका, जहाँ परिवार हो वहाँ से अलग हो सकता है। तो हर पुलिसकर्मी के लिए ये चैलेंज होता है। लेकिन धीरे धीरे पुलिसकर्मी जो है जब उस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करता है तो वो उसमें उन चीज़ों को नेचुरल एक जो है फैमिली का पार्ट जो है वो सेकंड पार्ट में आ जाता है और पहले वो अपनी ड्यूटीज़ के प्रति अपना निर्वहन करता है और अपना योगदान देता है। और इसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है कि वो उन चीज़ों को मैनेज करती है कि इन एब्सेंस आप जो है नहीं है सीन में और वो उन चीज़ों को, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे बच्चे हों, वो उसको मैनेज करते हैं। उनकी भी एक तरह से ट्रेनिंग हो जाती है कि जब आप बाहर हैं तो उनको कैसे करना है, प्री मैच्योर ट्रेनिंग होती है। बहुत बार वो काम फादर का हो सकता है या अगर कोई लेडी पुलिस अफसर है तो मदर का हो सकता है, लेकिन फिर उसी हिसाब से उनके फैमिली मेम्बर्स भी। और बहुत बार फेस्टिवल्स के मौके पे या घर में इस प्रकार के फंक्शंस हों या क्लोज रिलेशंस में फंक्शंस हों, आपको मिस करना पड़ता है। लेकिन ये है कि कभी कभी वैसे फेस्टिवल्स का, मैंने कहा कि जब इस प्रकार के फेस्टिवल्स में हम अपने घर पे नहीं जा पाते और पूरा अगर आप किसी जहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उनका फेस्टिवल अच्छा हो जाता है तो यू फील सेटिस्फाइड कि भाई चलो जो हमारी जिम्मेदारी थी आज वो का पर्व पूरी हो। त्यौहार अच्छे से संपन्न हो गया।
तो वो उसके साथ जो है वो दोनों में फिर एक कॉम्बिनेशन जो है फैमिली का सपोर्ट और आपका दोनों मिला के फिर आदमी जो है वो उसको एक कोऑर्डिनेशन के साथ एक आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को करना पड़ता है। लेकिन सर कभी मैरिज एनिवर्सरी हो आप तारीख भूल गए इतना, अब आप लगे हुए हैं पुलिसिंग में, यहाँ पर ऑफिस के काम हैं, मीटिंग्स हैं, लखनऊ से मीटिंग्स चल रही, यहाँ से अपराधी भी हैं, ये भी है, एक बहुत बड़ा सारा दिन में, और आप अपनी मैरिज एनिवर्सरी की तारीख भूल गए और फिर शाम में आप घर पहुँचे। पेनल्टी देनी पड़ती है आपको। क्योंकि होम मिनिस्टर भाई घर में है, जी, तो कई बार सर इसके लिए फिर नाराजगी भी कि अब आप आज तो कम से कम। हाँ, नेचुरली थोड़ा सा ये लगता है कि, लेकिन बहुत बार फिर धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है और फिर आप जो है फिर उसका कंपनसेशन भी देते हैं, तो फिर चीज़ें फिर रिकवर की जाती है। सर एक पिता के रूप में आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? क्योंकि जब हम लोग बचपन में एक हमारे साथ मित्र रहा करता था, हमें याद है जब हम क्लास सरस्वती विद्या मंदिर में हम पढ़ा करते थे, तो उसके फादर जो थे पुलिस में थे, तो हम उसको अक्सर वो कहा करते थे, अरे इसके पापा तो पुलिस में यार, इससे थोड़ा सा तो एक बच्चे के अंदर भी कि मेरे पापा तो पुलिस में हैं, तो एक पिता के रूप में आप कैसे वो गाइडेंस मेंटेन, कैसे अपने बच्चे को शिक्षा, कैसे उसको ये कि हाँ भाई मैं एक जिम्मेदार, एक मैं पिता, मेरे ऑफिसर्स हैं, मैं उनका बेटा हूँ। बिल्कुल आपका कहना ठीक है। इसमें मुझे थोड़ा सा ये एक पॉजिटिव पार्ट ये रहा कि जो ये टीचिंग्स की जहाँ तक बात है कि वो टीचिंग्स हमारी मेरी वाइफ जो है दीपिका, वो बच्चों को बराबर देती रही और ये ज़रूर हम लोग हमेशा रियलाइज़ करते रहे, उनको रियलाइज़ कराते रहे कि भाई ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि पुलिस में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं और आप कुछ ऐसा सोचें जो कि उचित नहीं है। और स्कूल का इश्यूज़ हो, स्कूल आना जाना हो तो वो सब अपने लेवल पे उनको जाना, अगर कहीं जाना है तो आप अपने आप जाइए, ऐसा नहीं है कि हम उनको बराबर कहीं से एस्कॉर्ट और वो पायलट कराएं या किसी को साथ भेजें। तो शुरू से उनमें एक हैबिट ये डेवलप हो गई कि भाई ठीक है, पुलिसिंग अलग है और ये भी अलग है, तो दोनों को साथ साथ चीज़ों को लेके और उनको चीज़ों को बताते हुए कि भाई ये ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ के साथ आप कोई एक्स्ट्रा अनड्यू इन्फ्लुएंस लेने का आप प्रयास करो, वो उचित नहीं है क्योंकि आपको आगे लाइफ में सर्वाइव करना है, सर्वाइव करना है और उसी सोसाइटी में रहना है। तो ये तो सर्विस है, टाइम फेज़ है, उसके बाद आपका कैरियर है। आपका कैरियर अगर आप सर्विसेज में आ रहे हो तो ठीक है, नहीं आ रहे हो तो आप जिस लाइन में जा रहे हो तो उसमें उसका इन्वायरमेंट दूसरा है, उसके यार दोस्त आपके दूसरे तरह के हैं, तो आपको उनके साथ मिक्स अप होना है। अगर आप आइसोलेशन में चले गए तो फिर आपका कैरियर, आपकी लाइफ, सभी चीज़ें एडवर्सली अफेक्ट करती हैं। तो उन चीज़ों को हम लोगों ने प्रयास सर किया घर है पे कि आप मोबाइल अलग रखते हैं कि फ़ोन ना बजने पाए, थोड़ी देर हम फैमिली के साथ बैठ के? ऐसा नहीं होता है। फ़ोन तो जो है वो एक तरह से पार्ट ऑफ बॉडी हो गया है, वो फ़ोन तो साथ ही रहता है। ये पता नहीं कब कौन सी सूचना या हाँ, कौन सी फ़ोन तो जानकारी। बराबर ही रखना पड़ता है साथ में और अभी भी फ़ोन साथ में है लेकिन अब वो साइलेंट मोड पर है, जैसे कि आप बार बार देखते भी जा रहे हैं कहीं कोई इंपॉर्टेंट कॉल मिस ना हो। जी, तो फ़ोन रखना पड़ता है साथ में। सर आप जब पीछे देखते हैं तो क्या कुछ ऐसा है जो आपने अपने 25 साल के अपने आप को आप बताना चाहेंगे कि 25 इयर्स का एरा जो निकला, मैंने क्या पाया, मैंने क्या सीखा और आगे क्या एम है? देखिए ये जो पीछे का जो समय होता है वो आपको धीरे धीरे सिखाता है और लाइफ में वो हर दिन आप कुछ सीखते हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अनुभव आप समय के साथ सीखते रहते हैं और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो आपने जो सीखा वो आप आगे को कैरी फॉरवर्ड भी करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप अनुभव के साथ ही सीख पाते हैं और मेरा ये प्रयास रहता है कि हम इंटरेक्ट करते हैं, चाहे स्कूल्स के छोटे बच्चे हों, चाहे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हों, चाहे मेडिकल स्टूडेंट्स हों। मेरा हमेशा ये प्रयास रहा है कि मैं जाके अगर मौका मिला, कोशिश रहती है कि किसी का इनविटेशन आया तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ और खुशी के साथ जाता हूँ और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ। तो बहुत बार जो है जो चीज़ें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें भी आगे वालों को भी पता रहे तो उनको थोड़ा सा आसान होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि वो हो सकता है आगे वाला उसको ना रिसीव करे, लेकिन आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है कि नहीं, ये जिस चीज़ को सीखने में मुझे इतना समय लगा, अगर हम किसी को शेयर करें तो हो सकता है उसके लिए उपयोगी हो। तो हो सकता है कि 100 लोगों को आपने बताई तो एक ही सीखेगा, लेकिन एक ने अगर सीखा तो भी मेरे लिए वो उसकी इम्पोर्टेंस है कि मैंने बताया था और उसने किया और उसको उसका फ़ायदा मिला। सर 2005 का साल, अगस्त में हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं और अयोध्या में एक बड़ा
टेररिस्ट अटैक और आप उसमें शामिल रहे, उस एनकाउंटर में शामिल रहे। मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा आप इस कहानी को आप थोड़ा शुरुआत से अच्छे से बताएं। 2005 का इंसिडेंट है। मंगलवार का दिन था, सुबह का समय था। लगभग 9 बजे से कुछ पहले एक कंट्रोल रूम से कॉल आती है मेरे पास कि इस प्रकार की एक ब्लास्ट की आवाज़ हुई है और वहाँ पर कोई बात है, आप पहुँचिए। तो चूंकि मंगलवार को परेड का दिन होता है तो हम लोग थोड़ा जल्दी तैयार होते हैं परेड में जाने के हिसाब से, तो मैं तैयार था और व्हीकल मेरा घर पे ही था। तो इमीडिएटली मैं और ड्राइवर हम लोग उस वहाँ के लिए रश कर गए। जो गनर था वो लेट आया, वो उस वक्त मेरे साथ में नहीं था, लेकिन वो सुरक्षा के लिए वो साइकिल से आता जाता था तो अपनी कार्बाइन गन को घर पर छोड़ के जाता था। तो उसकी कार्बाइन मैंने ली और अपने उसके जो एम्यूनिशंस थे वो लेके हम लोग वहाँ पर चले गए। वहाँ पर पहुँचा तो पहुँचने पर मालूम हुआ कि लगातार वहाँ पर फायरिंग की आवाज़ आ रही है। तो आगे बढ़कर, चूँकि मैं उस जगह पर पहले से नियुक्त था तो वहाँ की टोपोग्राफी से मैं विज्ञ था। किस लोकेशन की बात हो रही है ये सर? अयोध्या की है, अयोध्या राम अयोध्या के जन्मभूमि अंदर का की। उस राम जन्मभूमि राम के जन्मभूमि पे पहले आयरन की बैरिकेटिंग थी। हाँ हाँ, दोनों आयरन तरफ जाली लगी थी, जाली बीच से लगी रास्ता हुई। था, मैं गया हूँ उस वक्त। तो उस आयरन बैरिकेटिंग में दोराही कुआं के पास हम लोगों ने जाके वहाँ पर मोर्चा लिया। लगातार फायरिंग हो रही थी और एक संयुक्त मुठभेड़ हुई। सीआरपीएफ वहाँ पहले से तैनात थी, पीएसी और सिविल पुलिस की एक संयुक्त मुठभेड़ हुई और ये मुठभेड़ लगभग 40-45 मिनट चली। फिर 40-45 मिनट बाद 40-45 मिनट तक लगातार गोलियों की आवाज़ आती रही। हम लोगों ने भी लगातार फायरिंग की और जब ये फायरिंग की आवाज़ बंद हुई तब फिर कॉम्बिंग की गई। कॉम्बिंग करने पर वहाँ पर 5 डेड बॉडीज़ मिली जो टेररिस्ट की थी। और इस इनकाउंटर का सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये था कि कोई भी पुलिस पर्सनल इंजर्ड नहीं हुआ, कोई कैजुअलिटीज़ नहीं हुई और 5 के 5 टेररिस्ट थे मारे गए। उनके पास से बड़ी संख्या में AK-47 और पिस्टल्स, रॉकेट लॉन्चर्स, हैंड ग्रेनेड्स, ये सारी रिकवरीज हुई। और जो रामलला थे वो सुरक्षित रहे। जो उनका टेंट था उस पर उन्होंने हैंड ग्रेनेड्स फेंके थे, वो फटे नहीं और कोई पुलिस कैजुअलिटीज़ नहीं हुई। और उसके लिए जो है मुझे राष्ट्रपति महोदय का गैलेंट्री अवार्ड भी मुझे मिला। तो निश्चित तौर पे वो एक ऐसा समय था, वो पता नहीं चल रहा था कि गोलियां कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा एक सफल इनकाउंटर था जिसमें कोई कैजुअलिटीज़ नहीं हुई और 5 आतंकवादी मारे गए। सर, जब कंट्रोल रूम से कॉल आया था तब आपको ये पता था कि वो लोग जी, उस वक्त बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये क्या इंसिडेंट है। ये बाद में जब पहुंचने के बाद जिस प्रकार की फायरिंग थी तब ये चीज़ें समझ में आई कि ये टेररिस्ट अटैक, लश्कर के थे? वो जो है जैश ए मोहम्मद के जैश टेररिस्ट थे। जैसे वो पांचों को वहीं तुरंत इनकाउंटर कर दिया गया। पांचों इनकाउंटर वहीं पर मारे गए थे। तो ये सर एक उस समय ये आपके लिए पहला, मतलब टेररिस्ट का ऐसा आपका आमना सामना, मुझे लग रहा है ये पहला था, डेफिनेटली पहला था। उससे पहले कोई ऐसा कभी कोई साबका नहीं पड़ा। क्रिमिनल्स के साथ इनकाउंटर्स हुए लेकिन ये टेररिस्ट वाला तो इनकाउंटर पहले ही था। आपके साथ सर कितने उसमें मौजूद रहे होंगे उस पूरे ऑपरेशन में? उस ऑपरेशन में बहुत सारे, चूँकि सीआरपीएफ वहाँ पहले से तैनात रहती है रेड जोन में और पीएसी भी तैनात रहती है, सिविल पुलिस के भी काफ़ी लोग थे। तो चूँकि वो एरिया भी बहुत बड़ा एरिया है, ये पूरा जो है काफ़ी बड़ा एरिया था और ये पूरा लगातार उसमें कॉम्बिंग में भी हम लोगों को बहुत सारे, मतलब आप मान के चलिए कि 6-8 घंटे कॉम्बिंग में लगे पूरा एरिया सर्च करने पे, तब जाके वो कॉम्बिंग हुई और ये पूरा ऑपरेशन सर इमीडिएटली वेपन्स आपके पास में आ गए थे उनसे क्रॉस फायर करने के लिए? वेपन्स तो हम लोग साथ में रखते ही हैं, वेपन तो हम लोग के पास में थे ही। वो लोग AK-47 था, उनके पास AK-47 थे, हम लोग पास 9mm कार्बाइन थी, पिस्टल्स थी और बहुत सारे ऐसे फोर्सेस थे उनके पास भी ऑटोमेटिक वेपन्स थे। सीआरपीएफ के पास AK-47 थी, AK-56 भी हो सकती है। ये क्योंकि जब भी हम लोग कभी राजीव नारायण मिश्रा को, इनको IPS ऑफिसर्स को सुनते हैं, इनको देखते हैं, तो हमेशा अयोध्या का किस्सा ज़रूर इनके आता है कि किस तरह से उस टेररिस्ट 5 टेररिस्ट जो कि रामलला मंदिर पे थ्रेट्स थी कि उनको उन पर ग्रेनेड फेंके गए और मंदिर को उजाड़ देने की, उसको ध्वस्त कर देने की, लेकिन एक जॉइंट सफ़र CRPF, PSC, UP पुलिस सर खुद उस ऑपरेशन में रहे और उसको पूरा हैंडल किया और अंततः वो ये पांचों जो आतंकी थे
ये वहाँ पर मार गिराएगा। एक सफल ऑपरेशन था 2005 का। ये रामलला के मंदिर में, जहाँ रामलला विराजमान है, उस टेंट के पास में ये अपराधी घुसे थे। सर, महाकुंभ की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आपको सौंपी गई थी। वहाँ पर जहाँ पर आस्था का सैलाब, ये कह लें महासैलाब उमड़ा, 70 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ पर गए, दर्शन, डुबकी लगाई। उसको मैनेज करना एक अपने आप में, लोग इस बारे में सोचते हैं कि 70 करोड़ लोग एक शहर में, वो भी एक उस त्रिवेणी के किनारे किनारे रहे। कैसे सर उसके लिए आपने किस तरह टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और वो कैसे आपने पूरा महाकुंभ में अपनी सेवाएं दी? देखिए, ये जो महाकुंभ का आयोजन था और इसमें मेरा एक सीमित रोल था। मैं प्रभारी आईजी पीएसी के रूप में उस जी। वक्त वहाँ नियुक्त था और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये पूरा महाकुंभ बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुआ और 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम के विभिन्न घाटों पर स्नान किए, विभिन्न पर्वों पर स्नान किए। लगातार बड़ा हुजूम वहाँ पर आता रहा और पीएसी की भी बहुत लगभग 50 से अधिक कंपनियों का व्यवस्थापन विभिन्न स्थानों पर किया गया था। चाहे वो मेले का क्षेत्र हो, चाहे कमिश्नरेट का क्षेत्र हो, चाहे जीआरपी का क्षेत्र हो, सभी पुलिसकर्मियों ने बहुत सक्रियता के साथ, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहाँ पर डूबने ऐसी कोई घटनाएं हो सकती थी, बोट पलटने की घटनाएं हो सकती थी, वहाँ पर फ्लड की कंपनीज लगी थी, पीएसी के जवान लगे थे, सिविल पुलिस के जवान लगे थे, जल पुलिस के जवान थे। बहुत बार ऐसा होता है, यद्यपि सारे घाटों पर बहुत सुरक्षा की व्यापक बंदोबस्त किए गए थे, रिवर लाइन लगाई गई थी, डीप वाटर बैरिकेटिंग की गई थी, जल पुलिस के लोग अलॉन्ग द रिवर लाइन नियुक्त किए गए थे, राउंड द क्लॉक रहते थे कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से अनाउंस किया जाता था कि आपको इसको बियॉन्ड नहीं जाना नहीं है। जाना है। लेकिन बहुत सारे उत्साही श्रद्धालु होते हैं कि उसके बाद भी चले जा रहे चले हैं, तो जाते हैं। डूबने की बराबर संभावनाएं बनी रहती हैं। तो इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटित हुई और उस प्रकार कोई बराबर लोगों ने, पुलिसकर्मियों ने तैनात रह के, चाहे वो पार्किंग का आना हो, सुगम आवागमन दिया गया, सुगम प्रवास की व्यवस्थाएं की गई, सुरक्षित प्रवास की, कल्पवासियों की व्यवस्थाएं की गई। जो कंट्रोल रूम वहाँ का था वो एआई बेस्ड, उसमें कैमरे थे, एआई इनेबल्ड कैमरेज थे, उनके माध्यम से और एक पूरी एक बड़ी बृहद योजना बनाने के बाद और उस प्रकार को क्रियान्वित करने के बाद ग्राउंड पे सबके मार्गदर्शन से, सबके संयुक्त एफर्ट से ये महाकुंभ सफल संपन्न हुआ। सर, क्या आप कभी ट्रैफिक में फंसे और किसी को दिखाना पड़ा हो कि आप आईपीएस हैं? देखिए, ट्रैफिक में कभी ये तो देखिए दिखाने ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। अब कभी कहीं कोई प्रॉब्लम अगर है, बहुत बार ऐसा नहीं हुआ कि कभी ट्रैफिक में नहीं फंसे, कभी ऐसे भी वाक़या आए कि ट्रैफिक में भी आपको स्टक होना पड़ा। बहुत बार होता है कि कोई आगे ट्रक पलट गया, गाड़ी पलट गई, रोड एक्सीडेंट्स हो गए, तो ट्रैफिक जैम की सिचुएशन बन जाती है। तो उसमें बीइंग पुलिस अफसर हम लोग क्या करते हैं कि कंट्रोल रूम को बताते हैं कि भाई देख लीजिए, अगर पुलिस लगी है तो ठीक है, अगर नहीं पहुंची है तो जाम हो रहा है, आप उसको तुरंत अटेंड करिए, जिससे कि वो सभी के लिए है। ऐसा नहीं कि हम इंडिविजुअल हेल्प के लिए हम वो कॉल कर रहे हैं, लेकिन एक बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न कह लीजिए, बीइंग पुलिस ऑफिसर कह लीजिए, तो ये तो सभी लोग कर सकते हैं कि अगर लग रहा है कुछ है तो आप कंट्रोल रूम को कम्युनिकेट कर सकते हैं। हो सकता है कि एक्सीडेंट अभी हाल फिलहाल का हो, ट्रैफिक जैम होना शुरू हुआ हो, आपने इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस रिएक्ट कर लेगी, आके उसको इमीडिएटली रिमूवल हो जाएगा, ट्रैफिक स्मूथ हो जाएगा। सर, मुझे फ़िल्म का नाम याद नहीं आ रहा, उसमें आशुतोष राणा होता है, वो एक नकली ड्रेस में बाहर बैठे होते हैं और एक यंग पुलिस ऑफिसर आईपीएस आते हैं। वो केवल टेस्ट करने के लिए ये ऐसे बैठे रहते हैं कि ये पूछेगा मुझसे कि मैं, अब वो उनसे बड़े सीनियर ऑफिसर्स होते हैं। सर, कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं आपकी तैनाती रही हो, आप एक कैजुअल ड्रेस पे गए, किसी को पता नहीं चला कि भाई ये आईपीएस राजीव मिश्रा जी हैं, या कहीं भी ऐसा वारदात हुई, उन्होंने कहा कौन है आप? ऑनेस्टली स्पीकिंग, खैर ऐसा कोई वाक़या कभी नहीं आया, लेकिन अब नॉर्म हम लोगों का कभी ऐसा नहीं है कि हमेशा यूनिफॉर्म में मूव करते हो, तो सिवीज़ में भी जाते हैं और यूनिफॉर्म में भी जाते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई वाक़या नहीं आया, इसलिए इस पे मैं और क्या कहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, तमाम बातचीत करने के लिए और बहुत सारे सवालों के जवाब करने के लिए। एज आईपीएस ऑफिसर सुनने में बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउडली फील होता है कि जब बहुत सारे मेडल्स, गैलेंट्री अवार्ड, आपके तमगा आपके चस्पा होते, लेकिन इस तमगे के पीछे की बहुत संघर्ष की कहानी बहुत लंबी होती है। कहते हैं कि सफलता और मंजिल ये सब कोई देख सकता है, लेकिन उसके पीछे का सफ़र जिसमें पैरों पे छाले पड़ जाते हैं, वो सफ़र कितना मुश्किल होता है और कब फिर ये दिन देखने को पड़ते हैं कि आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद भी
आपका वो ध्येय पूरा हो सकता है, लेकिन आपका मेहनत, आपका परिश्रम वो कभी कम नहीं होता। और यही उदाहरण है आईपीएस नारायण मिश्रा को, आप जिसको आपको सुन रहे थे और ये सारी बातें आपको बताई, किस तरह से यूपीएससी की ट्रेनिंग करनी है, कैसे आपको अपना ध्येय बनाना है। सर, जाते जाते यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जब आप लोगों ने तैयारी की सर, किताबें थी, लाइब्रेरी थी, अब सब कुछ मोबाइल, टैबलेट, सब कुछ अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ हो गई है। आपके हिसाब से यूपीएससी एस्पिरेंट्स को अगर आप कोई मैसेज, संदेश देना चाहते हैं? मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने जब ऑब्जेक्टिव आपने जो भी चुना है, आप उसको उसके लिए लगातार एफर्ट्स करते रहें। और कभी-कभी अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स की पूर्ति करने में, प्राप्ति करने में समय लगता है, तो आप अपना उद्देश्य मत बदलिए, अपनी स्ट्रेटजी को बदलिए, और स्ट्रेटजी को बदलकर आप अपने उद्देश्य को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद सर, वेरी वेरी थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद।